नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध जारी है और आज महायुद्ध का 7वां दिन है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से जो बयान देते हैं, चाहे वो ये कह दें कि ईरान में अगर खामनेई के बेटे को आप पद देते हैं तो हमें स्वीकार नहीं, हमारी मर्जी के बिना सरकार बनेगी तो हमें स्वीकार नहीं, और इस बीच अमेरिका की तरफ से एक पोस्ट आता है जिसकी एक पर्टिकुलर लाइन, जिसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में कि अमेरिका अलाउ करता है तेल खरीदना, इसे लेकर भारत में सियासत गर्मा गई है। सियासत क्यों गर्मा गई है? क्योंकि विपक्ष इस पर यह कहते हुए हमला कर रहा है कि क्या विदेश नीति से समझौता कर रहा है भारत? अमेरिका कौन होता है हमें अनुमति देने वाला? और अमेरिका के कहने पर क्या भारत सरकार फैसले ले रही है? लेकिन इस पर भारत सरकार का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। एक ऐसा समय जिस समय दुनिया में अनिश्चितता बनी हुई है और एक ऐसा समय जब युद्ध का इंपैक्ट पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है, ऐसे वक्त में देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी ना हो, और इसे लेकर भारत की जो पॉलिसी पहले रही है कि भारत अपने जनता के हित के हिसाब से फैसले लेगा, अपनी संप्रभुता के आधार पर फैसले लेगा, लेकिन ये दलील विपक्ष के गले उतर नहीं रही। तो इन सब के बीच आज हम करेंगे 3 का तर्कश में एक महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि जिस तरह से युद्ध के बाद भारत के भीतर अब राजनीति गरमाई है और दूसरी तरफ रायसीना डायलॉग्स जैसा अहम कार्यक्रम भारत होस्ट कर रहा है, वहां पर भी अमेरिका के सेक्रेटरी आकर जब ये बयान देते हैं कि जो गलती हमने चीन के साथ 20 साल पहले की, वैसी गलती हम भारत में नहीं होने देंगे, तो आप इन बयानों का महत्व समझिए। और इसीलिए आज 3 का तर्कश में जिन सवालों के इर्द गिर्द हम करेंगे चर्चा, उसमें पहला बड़ा सवाल ये कि वैश्विक आधार पर जो परिस्थितियां बदल रही हैं, उन सब के बीच अगर भारत में इस तरह के सवाल जवाब इस वक्त हो रहे हैं तो असर भारत पर कितना है? समंदर में फंसे तेल के आने से कितना फायदा भारत को मिल सकता है? या फिर जैसे विपक्ष से कह रहा है कि सरेंडर कर दिया है सरकार ने, तो इस पर भी बात होगी। तेल पर राजनीति, तेल की आपूर्ति की रणनीति क्या होगी? रूसी टैंकर से मिलेगा तेल और फायदे में क्या रहेगा देश? रूसी तेल भारत को मिलना क्या संकट में सफलता है? तो इन सवालों के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी चर्चा के लिए जुड़ गए। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। बीजेपी से राजीव जेटली जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। ईशान त्यागी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर यादव, डिफेंस एक्सपर्ट, सर हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है सर आपका। और कैप्टन श्याम कुमार जी भी आ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर राजीव जेटली जी आपके साथ करती हूँ। बड़े गंभीर आरोप विपक्ष ने सरकार पर लगाए हैं। मैं अभी दिखाऊंगी, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का 26 तारीख का एक स्टेटमेंट, 26 फरवरी का एक पुराना स्टेटमेंट जो है वो शेयर किया है और ये कहा है कि हमने तो पहले ही बता दिया था कि भारत पर एक समय में ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि अमेरिका के दबाव में आपको फैसले लेने पड़ेंगे। अमेरिका क्यों कह रहा है कि हम इंडिया को अलाउ कर रहे हैं तेल खरीदना? देखिए, पहले तो आप इस बात को समझिए कि राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था। राहुल गांधी जी को ये भी पता था कि चीन में क्या होने वाला है, भारत के साथ किस तरह के कन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। उनको सारे इंटरनेशनल अफेयर्स पता है। विदेशों के दौरे करते हैं, कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कहाँ डिलीवर करते हैं, क्या वजहें हैं उसके पीछे, वो तो राहुल गांधी जी बता सकते हैं। लेकिन इस देश की एक बड़ी व्यवस्था है। बड़ी व्यवस्था का मतलब जिसमें विदेश मंत्रालय है, जिसमें पूरा पीएमओ होता है, उसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज कनेक्टेड होती हैं, उसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी होती है। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो ऑन दी फाइल चलती हैं, वो कोई वर्बल नहीं चलती हैं, ऑन दी फाइल चलती हैं और हर बात के ऊपर हर बात की नोटिंग भी होती है। मैं टेक्निकली बता रहा हूँ इस बात ठीक है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत एक्सपर्ट भी बैठे हैं। और ये कोई पॉलिटिकल व्यवस्था नहीं होती है, ये ब्यूरोक्रेटिकल व्यवस्था होती है, डिप्लोमेटिकल व्यवस्था होती है। और इस व्यवस्था में बड़े एक्सपर्ट बताते हैं कि हमें अपना हर मूव किस तरीके से करना है। तो जो देश को यहाँ तो अमेरिका बता रहा है ना कि क्या करना है। रायसीना डायलॉग्स में आकर अगर अमेरिका के एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि सेक्रेटरी हैं वहां के, वो आकर यहां पर कहते हैं कि जो गलती हमने चीन के साथ 20 साल पहले की थी, वो गलती हम भारत के साथ नहीं दोहराएंगे। और वो गलती क्या थी कि चाइना ने अपना बाजार डेवलप कर दिया। उनका पूरा कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट है, सुनवाऊंगी मैं भी अपने दर्शकों को। मैं मीनाक्षी जी आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एक बात को समझना, जो देश आगे बढ़ता है, दूसरा देश कोई भी देश क्यों ना हो, वो उसके साथ समन्वय बना सकता है, वो उसको आगे बढ़ा नहीं सकता। और अपने देश को आगे बढ़ाने की जो काबिलियत होती है वो हमारी लीडरशिप के अंदर होती है और हमारे देश के देशवासियों के पास होती है। हमने किन चुनौतियों से कब कब कैसे कैसे लड़ना है उसके लिए हम पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि देखिए, आज भी विपक्ष
हम भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है, भारत की डिप्लोमेसी, वो भारत के हिसाब से काम कर रही है। ठीक है, विपक्ष अभी भी कहीं ना कहीं, चलिए राजीव जी की बड़ी लाइन है, भारत की डिप्लोमेसी भारत के हिसाब से चल रही है, भारत के लोगों के हिसाब से चल रही है। ईशान त्यागी इस पर जवाब देंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूएई के तेल इंडस्ट्रीज पर ईरान का बड़ा हमला। फुजैरा तेल इंडस्ट्रीज जोन पर ड्रोन अटैक की खबर इस वक्त आ रही है और हमले के बाद भीषण तबाही की जानकारी इस वक्त मिल रही है। यूएई के तेल इंडस्ट्रीज पर ईरान का यह हमला किया गया है रूस से। माफ कीजिए, फुजैरा तेल इंडस्ट्रीज जोन पर ड्रोन अटैक की खबर है। हमले के बाद भीषण तबाही की खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। युद्ध का ये वो इम्पैक्ट है जो आज 7वें दिन भी जारी है और इस बीच बड़ा डेवलपमेंट है जिसको लेकर भारत में अंदरूनी राजनीति गर्मा गई है। ईशान त्यागी, क्यों कांग्रेस पार्टी को देश की सरकार पर भरोसा नहीं है? अमेरिका जो लिखता है, अमेरिका जो बोलता है, उस पर आप लोगों को ज्यादा भरोसा है। देश की सरकार क्या कह रही है उस पर आप लोग भरोसा नहीं करते, क्यों नहीं है विश्वास? मीनाक्षी जी, अभी आपकी जो स्टोरी थी और जो राजीव जी ने जो बोला, मैं सुन नहीं पाया किसी टेक्निकल इशू के कारण, लेकिन मैं अपनी बात शुरुआत करता हूं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप मेरे से सवाल पूछिए, मैं आज आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं, अपने पैनलिस्ट से सवाल पूछता हूं। क्या भारत एक स्वतंत्र देश है? मेरी नजर में है और मुझे यकीन है कि आपका भी जवाब हाँ ही होगा। क्या हमारी संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है? नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी भी मानती है बात और यकीनन मुझे यह भी है कि आप भी इस बात को मानती होंगी। तीसरा सवाल, क्या भारत अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम है? बिल्कुल है, लेकिन आप भी इस बात को मानती है कि नहीं मानती? मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। चौथा सवाल, क्या हमारी विदेश नीति हम तय करेंगे या कोई और देश तय करेगा? बिल्कुल यकीन हमें यह है कि हम तय करेंगे। हम गुलाम तो है नहीं किसी के, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुझे समझ नहीं आता क्यों गुलाम की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अभी देखिए, आपने पूछा कि क्यों हमारे को देश की सरकार पे क्यों भरोसा नहीं है। ये देखिए, ये अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको पढ़िए। एक बार आप इसको पढ़ के आइए, हाइलाइटेड जो पॉइंट्स इसमें हैं इसको पढ़िए। ये साफ तौर पे कहता है कि भारत अगले 30 दिन तक परमिशन दे रहा है, यूएस हमें परमिशन, भारत 30 दिन तक रशिया से तेल खरीद सकता है। मैं आपको कुछ एक चीज बताता हूं, देखिए होता क्या है। शुरुआत में जब हमारा ये पूरा प्रकरण हुआ था इसका, हमारी जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, उसके बाद क्या होता है, यूएस बोलता है कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बताते, डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है, मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम करवाया, 100 से ज्यादा बार बोल चुका है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप रहे, उनके मुंह में दही जमी रही। उसके बाद यूएस क्या करता है, हमारे ऊपर टैरिफ लगा देता है और 50% तक टैरिफ लगा देता है, जिसमें 25% जो पेनल्टी होती है वो रशिया से तेल खरीदने पे होती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप रहे, डोनाल्ड ट्रंप को रिझाने में लगे रहे, नाच गाना करते रहे। उसके बाद जो ट्रेड डील होती है हमारी, उसमें 18% टैरिफ हमारे ऊपर लगता है, 0% टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा की तरह चुप रहे। उसके बाद अमेरिका कहता है कि भारत रूस से तेल नहीं लेगा, भारत रूस से तेल लेना कम कर देता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। फिर सवाल पूछा जाता है वाणिज्य मंत्री से कि जब जो ट्रेड डील हुई है उसमें अमेरिका को कोई गारंटी दी है आपने कि रशिया से तेल नहीं लेंगे? वो कहते हैं जाके पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से बात करिए। हरदीप पुरी कहते हैं कि जाके आप, चलिए कुछ सवालों के जवाब एक्सपर्ट से ले लेती हूँ। ईशान त्यागी जी, आपने बहुत सारे सवाल यहाँ पर इकट्ठे किए हैं और बहुत सारे सवाल आपने रखे हैं सामने। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी, सर आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह का बयान अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, डिपार्टमेंट्स की तरफ से आया है, भारत में उसे लेकर सर प्रतिक्रिया जबरदस्त है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑपोजिशन में सिर्फ कांग्रेस पार्टी कह रही है, अरविंद केजरीवाल ने लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा है, विपक्ष के बाकी नेता हैं और बहुत से लोग सिविल सोसाइटी के भी हैं जो इस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका हमसे इस टोनालिटी में बात क्यों कर रहा है। ऐसा क्या है सर जो भारत के भीतर नहीं समझा जा रहा है? क्या कुछ बिटवीन द लाइंस हम मिस कर रहे हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पर भी? मीनाक्षी जी, पहले तो आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, सो आई विल refrain from getting into the politics of what is happening around. But I must tell you, as a citizen of this country, that there is never black and white. वो सफेद और काली तरीके से नहीं देखना चाहिए कि there are only two extremes. No. जब आप देश की गवर्नमेंट है, उसके अंदर हर प्रकार के एक्सपर्ट्स हैं
और उनके पास सारी इनपुट्स हैं हर प्रकार की, उसके हिसाब से ही मेरे से गवर्नमेंट अपना फैसला लेती है। और जो भी फैसला मेरा मानना है, जो भी गवर्नमेंट फैसला ले रही है और आगे भी लेगी, वो पूरे देश के हित के लिए होगा। ठीक है, ये मेरा मानना है। और इसलिए मैं इस पॉलिटिक्स के अंदर, इज अ पॉलिटिकल इशू, आई वोंट लाइक टू गेट इन बिकॉज आई डू नॉट हैव डोमेन एक्सपर्टीज इन दिस, बट एट द सेम टाइम आई विल से what America says or what any other X, Y, and Z country says, it is their statement. It is not the statement of government of India. Government of India will react जिस तरीके से हमारा देश का हित है। और मेरे ख्याल से हमारे विदेश मंत्री जी ने कहीं पे विदेश में ही बताया था इसी प्रकार के सवाल से, और खास तौर पर ये तेल के आयात के बारे में उन्होंने, हमारा बहुत बड़ा देश है, हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जनसंख्या जो है, हमारा देश का जो हित है, हम उसके हिसाब से फैसला लेते हैं। तो आई गो बाय द गवर्नमेंट स्टेटमेंट, गो बाय स्टेटमेंट ऑफ अ फॉरेन मिनिस्टर। आई एम श्योर ओके सर, ऑल टेक वेरी डिसीजन। ओके सर, कैप्टन श्याम कुमार जी, आप सर, आपका भी मैं फटाफट इस पर एक फीडबैक चाहूंगी। ऐसा क्या है सर जिस पर विपक्ष इतना जबरदस्त तरह से, आ रही हूँ ईशान जी, एक बार वो भी बात अपनी पूरी रख लें यहाँ पर। रशिया से तेल खरीदने को लेकर सर ये पूरा विषय क्यों आ गया है राजनीति में? क्योंकि बात अभी ये हो रही है कि जो समुद्री सीमाओं में जो तेल ऑलरेडी है, पहले तो वो खरीदा जाए, और रशिया से तो भारत ऑलरेडी तेल खरीद ही रहा था ना, ये फैसला तो पहले हो ही गया था। तो फिर आज उस पर इतनी नाराजगी और इतना तीखा रिएक्शन आने के पीछे मुख्य वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद सनुवर्ण। देखिए, भारत का अपनी सोवरेंटी है, अपना अधिकार है। 5 दिन का तेल लगता है हमें गल्फ से लेने में, और 30 दिन लगेगा हमें रशिया से लेने में। तो उसका जो रिबाउंड इफेक्ट होगा वो तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्वेश्चनिंग रखनी पड़ेगी। भारतीय मरीनर एसोसिएशन ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि आप हमारे 27 से ज्यादा जो टैंकर्स स्टैंडर्ड है, लंगर डाल के खड़े हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। तो ईरान कहता है कि आप स्लॉक्स को यूज कर सकते हो हॉर्मुज के, पर आपको पता है कि अमेरिका ने भी कहा है कि वॉरशिप्स स्क्वाड करेंगे हमारे मर्चेंट शिप्स को। पहले भी हो चुका है ये सब, 88 में हुआ, 2003 में हुआ, उसमें भी तेलों की आवाजाही में दिक्कतें हुई थी। कतार से हमारा 50% गैस आता है, गैस में दिक्कतें ज्यादा आ सकती हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ऑयल की कॉन्ट्रैक्ट महीनों में चेंज हो जाती हैं, तो वो हो जाएंगी, 30 दिन लगेगा, लेकिन हमें अपनी डिसीजंस लेनी पड़ेंगी। 40 दिन 45 दिन स्ट्रैटेजिक रिजर्व ऑयल शॉर्ट नहीं, आपको लगता है क्या अमेरिका भारत को धमका रहा है? सर, मेरा सीधा सवाल है, आपको लगता है अमेरिका भारत को धमका रहा है? भारत ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने, जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं राशि, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, जहां पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हम वो करते हैं। कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। डिप्लोमेसी में आज भारत है, कल रशिया होगा, परसों कोई और होगा। ईरान से हमारे संबंध है, गल्फ से हमारे संबंध है, रशिया से हमारे संबंध है। तो ईशान त्यागी जी, जरूरी है। ईशान त्यागी जी, डिप्लोमेसी, विदेश नीति की जब बात हो रही है, ईशान त्यागी जी, विदेश नीति की जब बात हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग किसी एक या दो लाइन को पकड़कर उस पर बहुत ज्यादा संकीर्ण नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि अभी जो हालात पूरी दुनिया में सर बने हुए हैं, मैं थोड़ा बड़ी पिक्चर की बात कर रही हूं, पूरी दुनिया में जो हालात बने हुए हैं, देश की चुनी हुई सरकार देश के लिए फैसला नहीं लेगी, या देश के हित में फैसला नहीं लेगी, या अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगी, अतिशयोक्ति नहीं है आपकी नजर में? ये इतना तो भरोसा रखिए ना सरकार पर, इतना इकबाल तो रखिए। मीनाक्षी जी, भरोसा उन लोगों पे रखा जाता है जो सवालों के जवाब देते हैं, जो सवालों से संसद में भाग जाते हैं, जो सवालों से डिबेट्स में भाग जाते हैं, जो सवालों से रैलियों में भाग जाते हैं। उन पे हमें कोई एतबार नहीं है। इस देश की सरकार पे लोगों को एतबार कम होता जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे और उनके मंत्रियों पे। आप ये बात सुनिए, मेरी बात, एक देश की सरकार ने ये बोला, जनता चुनकर भेज रही है ना सर, तीसरी बार सत्ता में लौट कर आए हैं। नहीं सर, मैं आज ठीक है ईशान जी, नहीं आप बात कंप्लीट करिएगा। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जब आप ये वाले मुद्दे कह रहे हैं, लगातार मुझे टोक रही हैं आप। सुनिए मेरी बात सर, मैं सवाल रख रही हूँ, सवाल सुनिए उसका जवाब दीजिए, ठीक है? मेरे को नहीं सर, इस तरह की ये मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से सफेद वाली है, इस टाइप की डिबेट मुझे नहीं करनी है। जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, मुझे उस पर कैटेगोरिकली जवाब चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है, बार बार जब आप ये बात कहते हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया, संसद में ये कर दिया, वो कर दिया, XYZ चीजें, अभी दुनिया की बात हो रही है सर, महायुद्ध की बात हो रही है, उस पर्सपेक्टिव में क्या आपको देश की सरकार पर भरोसा नहीं है? और नहीं है तो डंके की चोट पर बोलिए कि नहीं है आपको सरकार पर भरोसा। बिल्कुल, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जिस तरीके से सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने और उनके मंत्रियों ने यूएस के सामने, इजराइल के सामने,
सरेंडर कर दिया है। हमें इस देश की सरकार पे कतई भरोसा नहीं है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उनके नाम है। दूसरी बात, अभी सरकार की तरफ से बोला गया कि रशिया से जो हम तेल खरीद रहे हैं वो सस्ता तेल खरीद रहे हैं। सस्ते तेल का फायदा किसको हुआ? आपको हुआ, मुझे हुआ, आम आदमी को हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तेल के दाम कम नहीं हुए। किसको फायदा हुआ? दो उद्योगपतियों को फायदा हुआ, जो इनके A1 और A2 हैं, उनको फायदा हुआ। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब कान मरोड़ता है नरेंद्र मोदी जी के कि रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, तो ये देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि देश की ही एक कंपनी है, वो कहती है रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर रिफाइनरी हैज नॉट रिसीव्ड एनी कार्गो ऑफ रशियन ऑयल एट इट्स रिफाइनरी इन द पास्ट 3 वीक्स। ये 6 जनवरी का ट्वीट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। मुझे एक बात बताइए, आप पहले बोल रहे थे कि सस्ता तेल खरीद रहे हैं, हमें फायदा हो रहा है, हमें और आम आदमी को तो फायदा नहीं हुआ। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज कह रही है कि हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो देश की कंपनी है। उसके बाद अब क्या हो रहा है? अब यूएस जो ट्रेड डील, फिर ट्रेड डील हो जाती है। अगर ट्रेड डील इन्होंने बोला साइन ही नहीं हुई, अभी उस पर रेटिफिकेशन होगा, अभी ट्रेड डील पे चर्चाएं होंगी, आगे एक एक कंपोनेंट को देखा जाएगा। जो डील साइन ही नहीं हुई, उसके तहत अमेरिका कौन होता है हमें परमिशन देने वाला? इस देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों इस पे चुप है? मुझे जवाब दिलवाइए इस बात का। डंके की चोट पर ईशान त्यागी कह रहे हैं सरकार पर हमें भरोसा नहीं है। और मैं इसमें सर एक सवाल जोड़ रही हूं राजीव जी। सवाल यह है कि क्या आप अपने ही देश में भीतर की हम अंदरूनी राजनीति की बात कर रहे हैं, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं चल पा रहे हैं, साथ में जनता को ठीक से सही मींस के साथ में इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, गाइड नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकार के पास तो इतना बड़ा प्रचार तंत्र है उसके बावजूद। और शायद यही वजह है कि लैक ऑफ ट्रस्ट सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस स्तर पर दिखाई दे रहा है। सर देखिए, ये कहते हैं सरकार पर हमें भरोसा नहीं है और जनता को इन पर भरोसा नहीं है। अब ये सोचिए, देश की जनता जिस पर भरोसा करती है सरकार उसी की होती है, और देश की जनता इनको सुनती है कि ये क्या कह रहे हैं। जब रशिया से ऑयल खरीदना शुरू किया था, वो निर्णय किसका था? राहुल गांधी जी का था क्या? जब भी हमने इन्वेस्टमेंट, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट लेकर के, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, वो डिसीजन राहुल गांधी जी का था क्या? अगर हमने चाइना के साथ भी समन्वय बनाने की कोशिश करी, तो क्या डिसीजन राहुल गांधी जी का था क्या? वो हमारी देश की सरकार का ही था। अगर राहुल गांधी जी के हिसाब से चलेंगे तो जनता का भरोसा हमारे ऊपर से भी उठ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि जनता का भरोसा हमसे उठे और पूरी दुनिया जो हम पर भरोसा करती है वो भी अपना भरोसा हमसे उठा दे। तो हमारी अपनी एक नीति है, वो नीति देशव्यापी चलती है, पॉलिटिकल नहीं चलती है, राजनीतिक सर्वाइवल के लिए नहीं चलती है। अभी भी इनके पीछे के हिडन एजेंडा है। मैं आपको पहले भी बोल रहा था, मेरी किस बात तरह का हिडन एजेंडा? क्या हिडन एजेंडा? मैं आपको बता रहा हूं, हमारे ईरान के साथ बहुत बेहतर संबंध है और बहुत बेहतर संबंध थे। हमने संबंधों को धर्मों के आधार पर, राजनीतिक सर, खामेनेई साहब की मौत पर शोक संदेश भारत ने कल दिया है। आ रहा हूं उसी बात, छठे बात पे आ रहा हूं, छठे दिन दिया है सर। हमारा विदेश मंत्रालय प्रॉपर टच में है, दोनों ही देशों के टच में है। हमारी रेगुलर उनके साथ बात चलती है और पब्लिक डोमेन में भी आती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे साथ ईरान के बेहतर संबंध थे। उस बेहतर संबंध के पीछे कोई हमारा पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, किसी धर्म को खुश करने का मोटिव नहीं था। हमारे देश को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है और कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सकता है, उसका केवल एक ही उद्देश्य था। इनका उद्देश्य ले दे करके केवल धार्मिक आधार पर सिमट जाता है। ये देश के हिसाब से नहीं सोचते हैं। ये भारत के अंदर गुड़ा भाग करते हैं, कितने कौन से वोटर और उसको कैसे कैसे हमने मोबिलाइज किया। नहीं राजीव जेटली, जिसमें धर्म कहां से आ गया? एक बात बताइए, ईरान के साथ हमारे पुराने संबंध थे, उनके लीडर को जाके इजराइल और अमेरिका मार देता है, लेकिन आप एक भी बात समझने प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मैं वही बता रहा हूं आपसे, वॉरशिप ईरान का जो हमारे न्योते पे, हमारी भारतीय नौसेना के न्योते पे देश में आया था, एक वहां पे जाके देश की राष्ट्रपति के सामने उसने सलाम भी किया था, पूरा पार्टिसिपेट किया था 14 दिन तक। उसको अमेरिका भारत के तट से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर पे ढहा देता है, लेकिन आप एक बार चू तक नहीं बोल पाए अमेरिका को कि अमेरिका तुम कौन होते हो हमारे देश की सीमाओं में घुस के, हमारे देश के राजीव जी को जवाब, हाँ ठीक है, वो जवाब दे ले। ईशान जी जवाब सुन लेते हैं। आपने यू मेड योर पॉइंट, ईशान त्यागी, यू मेड योर पॉइंट। ठीक है राजीव जी बोलिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि बड़ा गंभीर विषय है ये। देखिए, इनको तो राजनीति करनी, हमें नहीं करनी है, इस विषय पे कम से कम नहीं करनी है। बहुत पेचीदी हमारा जो सिस्टम होता है, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संबंध, मौजूदा परिस्थितियां कैसी हैं, ये हमारे नहीं, ये पूरी दुनिया की विदेश नीति इसी पर आधारित होती है।
हम अपनी विदेश नीति को अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए यूज नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बिल्कुल आपके ये पब्लिक डोमेन में है कि वो फ्लीट यहां से निकला, उस फ्लीट के ऊपर अटैक किया गया, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में और सबको इस बात की जानकारी है। क्या आपने कंडेम किया? ये भी सुन ठीक तो है, अभी लीजिए। सुन लीजिए जवाब। ठीक है ईशान जी, मेड योर पॉइंट, अब सुन लेते हैं। मैंने आपको बीच में बोलने दिया सर, आप क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहे थे, आपने किया क्रॉस क्वेश्चन। कंडेम किया, ठीक है, अब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए बताइए, सर। क्या आपने कंडेम नहीं, किया? मैं तो एक बात Now पूछना let him चाहूंगा। complete, okay. हम क्या आपने एक भी बार सुनिए। अब ठीक है, वो बात तो अपनी पूरी कर ली सर, हो गया ना, आपने पूछ लिया, ठीक है, आपने निंदा नहीं की, वही बात कह रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए इसका। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए मैं ये बीच में नहीं, बड़े भाई की तरह नौसेना का प्रश्न है, मैं इसको clear ठीक है। करता हूं। ये देखिए मीनाक्षी, ये तरीका ठीक है, वन बाय वन प्लीज। बात करेंगे तो मैंने ईशान जी प्लीज, आप, मैंने आपको बोलने दिया सर, आपने अपना पॉइंट यहाँ पे उठाया ना, उसी का जवाब तो सुन लीजिए, या तो कह दीजिए कि जवाब नहीं सुनना, बस सवाल पूछना है तो अलग बात है। सवाल उनसे नहीं पूछेंगे ना, सवाल आप मेरे से देखिए, पूछिए। अरे आपसे कौन देखिए, पूछ रहे हैं, मैं कह रही हूँ उन्हें बोलने तो दीजिए, जवाब तभी तो मिलेगा सर। ठीक है ईशान जी, अब प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर। राजीव त्यागी बोलेंगे सर, संक्षेप में बात खत्म करिए, फिर मैं बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा। राजीव त्यागी इनके पिता थे और मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, मैं इसलिए इनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं इनको बोलने ना देता। सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपसे मीनाक्षी जी, हाँ मैं दे रहा हूँ, तो मैं यार ये बीच में नहीं, तरीका ठीक नहीं। ईशान जी मेरे पास समय कम है सर, मुझे मजबूरी में फिर आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैंने आपको पूरा समय दिया है ईशान त्यागी बोलने के लिए, अब आप जवाब नहीं सुनना चाहते। मैं ईशान त्यागी की आवाज प्लीज थोड़ा अभी डाउन करिए, इनका ऑडियो, ये नहीं सुनना चाहते जवाब। ठीक है राजीव जी, बात कंप्लीट करिए, फिर मैं बाकी दो गेस्ट के पास जाऊंगी। हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हमास ने इजराइल पे अटैक किया, क्या कांग्रेस ने कभी कंडेम किया? हमने तो कहीं धर्म नहीं देखा, हमने तो कहीं आतंकवादी हमले हैं और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहा। क्या कांग्रेस ने कभी कंडेम किया? एक स्टेटमेंट बताइए मुझे इनकी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके पीछे जो मोटिव रहता है वो धार्मिक रहता है। हम धर्म के आधार पर नहीं देखते, हम अपने देश के आधार पर देखते हैं। अभी तक जितनी बार भी कंडेम करने की बात कर रहे हैं ये धर्म देख करके कर रहे हैं। हमें अभी भी बोलता हूं, आप अभी भी बोलता हूं, हालांकि सर विपक्ष कंडेम क्यों करेगा, बात तो अभी सरकार, मतलब वो अधिकार सरकार के पास है। नहीं, इनकी सरकार, मैं इनकी सरकार की बात कर रहा हूं। मीनाक्षी जी, इनकी सरकार की बात बता रहा हूं। इनकी एक स्टेटमेंट निकाल के दिखाइए मुझे, एक स्टेटमेंट दिखाइए जो आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, उस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हो। ठीक है कैप्टन श्याम, मैं आपका इस पर रिस्पांस चाहूंगी सर। अभी जितनी बातें यहां पर हुई, विदेश नीति से लेकर हर तरह की चर्चा हो गई, अभी तक सर भारत का स्टैंड 6 दिन 7 दिन बीत गए हैं, सवाल भीतर की राजनीति में कई उठ रहे हैं, लेकिन ग्लोबली एज ए स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, आप कैसे देखते हैं सर इस सिचुएशन को? बहुत अच्छे से देख रहा हूं मैं, पैनी नजर है भारत की, भारतीय नौसेना की। 6 पॉइंट्स पे हम पूरी तरह से रेडी हैं। राजनाथ सिंह का बयान सुनिए, ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान का शिप हमारे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में आया, हमने उसको विदा कर दिया। वो इंटरनेशनल वाटर में गया और वहां से कहां डिप्लॉयड हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानना और समझना ईरान का काम है, अमेरिका का काम है। आपको पता है इंडियन ओशन में लगातार अमेरिकन, चाइनीज और दूसरे एडवर्सरीज की सबमरीन्स लगातार घूमते रहती है। बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, समझना चाहिए लोग को। कोई मलाका स्टेट पर हम इतनी पैनी नजर क्यों रखते हैं? चाइना क्यों परेशान रहता है? क्यों उसने पाकिस्तान से सीपैक बनाया? क्यों तेल की ऑल्टरनेट रूट्स ढूंढ रहा है चाइना? क्योंकि जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो चोक पॉइंट्स है इंडिया के, चाहे वो हारमुज हो, चाहे बाबल मंडेब हो, चाहे वो मलाका स्ट्रेट हो, हमें उसको बचाना है, हमें उसको सुरक्षित रखना है। ये उसकी एक तरह से आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि किस तरह से सेलेक्टिव टारगेटिंग इंटरनेशनल वाटर्स में किया जा सकता है। मीनाक्षी, आपको मैं ऑपरेशन सिंदूर में ले चलूं, हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया क्योंकि हमारे नेवल शिप्स इंटरनेशनल वाटर से अटैक करते, और जब हम इंटरनेशनल वाटर से अटैक करते हैं तो युद्ध का आयाम बड़ा और एकदम करीब डिक्लेयर हो जाता है। युद्ध की इन्हीं परिस्थितियों से सर निकलकर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बताना जरूरी है। बीपीसीएल ने देशवासियों के नाम बयान जारी किया है। कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीजल की कमी की जो खबरें चल रही हैं, अफवाहें हैं, ये पूरी तरह से निराधार है, इन पर यकीन ना करें। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। बीपीसीएल पूरी तरह परिचालन में और निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए अफवाहों पर आप ध्यान न दें, पेट्रोल पंपों पर गैर जरूरी भीड़ ना लगाएं और जानकारी के लिए केवल जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन पर ही भरोसा करें। तो अपने दर्शकों से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति में पेट्रोल पंपों की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। जो अथॉरिटीज है वो आपको इंश्योर कर रही है इस बात पर कि आधिकारिक सोर्सेज पर ही बिलीव करें, यकीन करें और पेट्रोल पंप पर गैर जरूरी भीड़ के लिए ना जाएं। तेल की आपूर्ति, ईंधन की आपूर्ति देश में जैसे पहले चल रही थी वैसी ही है।
आप सभी पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कमी थी इसलिए मैं यहाँ पर एक विराम ले रही हूँ, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।